करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास में जो टॉपिक है वो सामने लिखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता। ये इंग्लिश में देख लीजिएगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है। ये क्या चीज़ है, पहले इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, विद्युत द्विध्रुव जब हम बोलते हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री के अंदर, तो कोई चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही है, कोई चीज़ पहले से है और उसी के बारे में ही तो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव कौन कौन से अणु हो सकते हैं जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। चलिए, तो विद्युत द्विध्रुव होने के लिए एक बेसिक सी डेफिनेशन थी, उसके पास में एक प्लस का आवेश होना चाहिए, उतना का उतना माइनस का आवेश होना चाहिए और दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। यही है। अब देखते हैं, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे। एक होता है अध्रुवी अणु, एक क्या होता है बच्चों, अध्रुवी अणु। और एक होता है ध्रुवी अणु। मतलब ये तो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इन्हें क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखो, नाम से पता चल रहा है अध्रुवी, ऐसे अणु जिनमें धनात्मक आवेश भी है और ऋणात्मक आवेश भी है और समान मात्रा के अंदर है। जितना धनात्मक आवेश है उतना का उतना ऋणात्मक आवेश है, लेकिन इनमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का वितरण केंद्र जो है वो एक ही बिंदु पर, अलग अलग नहीं है कि धनात्मक आवेश अलग केंद्रित है, ऋणात्मक आवेश अलग केंद्रित है, ऐसा नहीं है। दोनों का जो केंद्र है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का जो वितरण केंद्र है वो एक ही बिंदु है। ऐसे वाले कौन से होते हैं बच्चों, अध्रुवीय अणु। सामान्यतः जितने भी अणु हम बात करते हैं, जैसे H2O2 N2 CO2, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अध्रुवी अणु ही होते हैं, है ना। इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वह शून्य होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। विद्युत क्षेत्र लगा दोगे तो फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारे लिए जो पहली डेफिनेशन इसकी बनेगी वो क्या है कि ऐसे अणु या ऐसे पदार्थ आप कह सकते हैं जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का वितरण केंद्र क्या होता है, एक ही होता है या फिर संपाती होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, वे अणु जिनमें धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का वितरण केंद्र संपाती होता है। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक, संपाती होता है अर्थात एक ही होता है, एक ही होता है। अध्रुवी अणु कहलाते हैं, अध्रुवी अणु कहलाते हैं। जैसे क्या बच्चों, H2O2 N2 CO2, ये सारे के सारे एक जैसे हैं। इनको अगर प्रदर्शित किया जाता है ना तो हम ऐसा एक गोला बनाते हैं और गोले में प्लस और माइनस एक ही जगह बता देते हैं कि दोनों का वितरण केंद्र एक ही जगह पर है। ठीक, तो इनको बताने का तरीका या फिजिक्स में प्रदर्शित करने का तरीका या केमिस्ट्री में प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, एक गोला बनाओ और गोले में प्लस और माइनस को एक जगह ही प्रदर्शित कर दो, ये तरीका होता है। ठीक, फिर दूसरा जो है हमारे पास में वो है ध्रुवी अणु। कौन से बच्चों, ध्रुवी अणु। ध्रुवीय अणु को इंग्लिश में बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स, अब ये क्या होता है पोलर मॉलिक्यूल्स, इनमें धनात्मक आवेशों का केंद्र अलग है और ऋणात्मक आवेशों का केंद्र अलग होता है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ध्रुवीय अणु बोलते हैं। जैसे आपका जल बच्चों H2 में अगर देखा जाए तो परिणामी धनात्मक आवेशों का केंद्र और ऋणात्मक आवेशों का केंद्र अलग अलग है। HCl
NaCl, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, ध्रुवीय अणु है। इनमें धनात्मक का अलग होता है, ऋणात्मक का वितरण केंद्र अलग होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जाम्पल पूछ लेता है, परिभाषा बहुत चांसेस कम है, लेकिन एग्जाम्पल हमें थोड़े पता होने चाहिए जो सामान्य एग्जाम्पल हो, है ना। तो क्या लिखेंगे, वे अणु जिनमें धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का वितरण केंद्र, अलग अलग होता है, ध्रुवीय अणु कहलाते, जैसे क्या बताया था बच्चों, मैंने एक एग्जांपल दिया, H2O सबसे कॉमन है, HCl ये भी बहुत कॉमन है, NaCl है ना, डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं, इसलिए ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान में रखोगे, बहुत सिंपल सा है। हाँ, ये जहां पर भी आप ये समझेंगे ना, भौतिक सार्थकता, फिजिक्स में बहुत सारी चीजों के लिए भौतिक सार्थकता आई है, 11th में भी आई है, ठीक है। तो वहां पर ये समझ लीजिए कि हम डेली लाइफ में उस पर्टिकुलर पार्ट को कहाँ देखते हैं, तो ये सारे के सारे डेली लाइफ के ही पार्ट है हमारे पास में। तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई, हम जो पढ़ रहे हैं द्विध्रुव जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो ये डेली लाइफ में कहीं ना कहीं उपयोग में आते हैं, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। वही फिजिकल सिग्निफिकेंस है। भौतिक सार्थकता मतलब जिस चीज़ को हम लगभग शायद देख पा रहे हैं या फिर तरीके से समझ पा रहे हैं डेली लाइफ में, ठीक है, उनको हमें डिस्कस करना होता है भौतिक सार्थकता में। चलिए, इस चीज़ को उतारें, फिर एक अच्छा टॉपिक डिस्कस करते हैं, बलाघूर्ण। आज पहले इसको उतार लो, जल्दी से इसे उतार लीजिए बच्चों, फिर आगे बलाघूर्ण को डिस्कस करते हैं। और नोट्स यहीं से ही उतारें, नोट्स यहीं से ही उतार लीजिए। ये जो मैं बता रहा हूँ ये नोट्स ही हैं बच्चों, ध्यान में रखिए, ये नोट्स ही हैं, ठीक है। एक और चीज़ है बच्चों, आपको पता हो तो इस पर्टिकुलर चैनल पे हम नीट और IIT के क्वेश्चंस भी करते हैं, इवन NDA इनके सवाल भी करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना, विद्युत द्विध्रुव, ये हो चुका है वहाँ, ये टॉपिक वहां हो चुका है। और इवन अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक शेयर करता हूं, आप देखिए, आपके जितने भी वीडियोस हैं उनमें डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैं आपको लिंक शेयर करता हूं, अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस नाम से लिंक शेयर करता हूं। उनमें 5-6 वीडियोस के लिंक मैंने शेयर किए हैं, इस वीडियो में भी और इससे पहले वाले वीडियो में भी। जो अब तक इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं वो तो लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं जिनसे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएं वो भी हम डिस्कस करते हुए चलते हैं, तो उसको डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैंने वो टॉपिक पहले ही करवा रखे हैं, ठीक है। तो वहां पर देखो, उस चीज को और समझो वहां से, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास में आता है विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण। पहला समरूप विद्युत क्षेत्र में, दूसरा असमरूप विद्युत क्षेत्र में, लेकिन हम समरूप विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, ठीक है। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण एवं बल, दोनों चीजें देख लेते हैं कि बल कितना लगता है द्विध्रुव के ऊपर और बलाघूर्ण कितना लगता है, कहाँ, समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर। चलिए, अब ये क्या चीज़ है, इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को। समरूप विद्युत क्षेत्र को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, फोर्स एंड टॉर्क। बलाघूर्ण को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इनटू यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। अगर मैंने आपको ये पहले नहीं बताया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बात ध्यान में रखो। जब हम समांतर बल रेखाओं का उपयोग करते हैं, ऐसा समांतर बल रेखाएं है ना, समांतर बल रेखाएं जिनके मध्य की दूरी समान होती है, जिनके मध्य की दूरी भी क्या होनी चाहिए बच्चों, समान होनी चाहिए, उन्हें हम बोलेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र। और वैसे परिभाषा में देखोगे समरूप विद्युत क्षेत्र तो नाम से पता चल रहा है, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ देखो तो यहाँ विद्युत क्षेत्र समान है, यहाँ देखो तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र समान है, ऐसा समरूप विद्युत क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, और एक होता है परिवर्ती, जिसके हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम बोल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी है, ठीक है, और हर जगह परिमाण क्या देखा जा रहा है, समान देखा जा रहा है, ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। अब इस समरूप विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, कोई ना कोई एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ हो, मान लेते हैं। ठीक, मैं यहां पर मान करके चल रहा हूं कि एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है और ऐसा, है ना, ये विद्युत द्विध्रुव का यहां पर धनात्मक आवेश प्लस का Q, ठीक, और यहां पर है ऋणात्मक आवेश माइनस का Q। बताओ भाई ऐसा क्यों प्रदर्शित किया, पहले तो मैंने कोई एंगल से प्रदर्शित किया है। आप देखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, बताओ जल्दी से, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। तो द्विध्रुव आघूर्ण की वास्तविकता में दिशा देखोगे तो ऐसी है U, और विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है U। ठीक, तो आप देखोगे द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच में एक कोण है, वो कोण क्या है बच्चों, थीटा। क्या है वो कोण बच्चों, थीटा है। इस चीज को ध्यान में रखना, किस किस के बीच का कोण है, द्विध्रुव आघूर्ण P और विद्युत क्षेत्र के बीच का। ठीक है, चलो ये प्लस का आवेश आगे की ओर क्यों बताया, तो हम एक जनरल सी टेंडेंसी है क्या भाई कि धनात्मक आवेश जो है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करने का प्रयास करता है, बल ऐसा अनुभव करता है। ठीक है, तो फिर ये आगे की ओर चला जाएगा विद्युत क्षेत्र में, इसलिए मैंने इसको पहले प्रदर्शित किया है। जबकि माइनस का आवेश जो है वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है, बच्चों बताया है मैंने। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है, इस पे बल ऐसा लग रहा है, तो ये पीछे की ओर बताया, उसको आगे की ओर बता दिया। ठीक है, बल समझो, बल कैसा है, तो देखिए बल F U, इसके ऊपर बल F लग रहा है ऐसा। ठीक, और ये प्लस के Q पे लग रहा है, और ये कितना होगा Q इंटू ई सदिश, और ऐसा। ठीक, जबकि माइनस के आवेश पे भी बल ऐसा का ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इतना इस दिशा में, सॉरी, परिमाण उतना का उतना है, परिमाण QE ही है, बल F बराबर QE ही होता है। विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है, QE ही होता है, लेकिन इसमें लगने वाले बल की दिशा क्या है, विपरीत है, किसके, विद्युत क्षेत्र के। तो जब मैं यहां पर लिखूंगा कि ये वाला जो बल है वो F माइनस Q वाला है, ये वाला बल कौन सा है बच्चों, माइनस Q वाला, माइनस के Q पर जो बल लग रहा है वो, तो ये क्या होगा, माइनस का QE सदिश। ये क्या है, माइनस का QE सदिश। यहां पे माइनस क्यों आया, इस माइनस के आवेश को नहीं, हम बता रहे हैं कि इसमें लगने वाला जो बल है वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, विद्युत क्षेत्र ऐसा है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, इसलिए यहां पर माइनस लगा है, ध्यान में रखो। ठीक है, चलो अब देखो परिणामी अगर मैं बल देखता हूं, अभी डायग्राम पूरा नहीं हुआ है, मैं सिर्फ बल की ही डिस्कशन कर रहा हूं, तो बल को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में बलाघूर्ण के ऊपर आएंगे, बलाघूर्ण में इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। तो पहले बल को समझिए। तो बल के लिए हमने क्या बोला कि माना कोई समरूप विद्युत क्षेत्र E है जिसमें किसी P द्विध्रुव आघूर्ण के द्विध्रुव को रखा गया है। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, थ्योरी स्टार्ट करता हूं मैं, कुछ ऐसा लिखूंगा कि माना किसी समरूप विद्युत क्षेत्र E में P द्विध्रुव आघूर्ण का द्विध्रुव AB, इसको नाम दे देते हैं क्या भाई, AB। ठीक है, AB।
थीटा कोण पर स्थित है। ऐसा ही है। फिर अतः द्विध्रुव का प्लस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस का क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल अनुभव करता है। ऐसा ही है ना, धनात्मक आवेश तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल अनुभव करता है। और वो बल कितना है भाई, तो F प्लस के Q पर हम ऐसा देखते हैं, ये लिखा जाता है Q इंटू ई सदिश, जबकि F माइनस के Q पर ये कैसा देखा जाएगा, माइनस का Q इंटू ई सदिश। यही तो है। परिणामी बल कितना होगा बताओ भाई, सदिश योग। दो ही तो आवेश है निकाय के अंदर, ठीक है, तो फिर परिणामी बल कितना होगा, तो हम बोलेंगे सदिश योग। अतः द्विध्रुव पर लगने वाला, द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल, द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, F रिजल्टेंट या F नेट आप लिख सकते हैं, F नेट। वो देखिए क्या होगा भाई, तो हम बोलेंगे कि प्लस के आवेश पर लगने वाला बल प्लस माइनस के आवेश पर लगने वाला बल, सदिश रूप में लिखेंगे तो, ठीक है। चलिए, प्लस के आवेश पर कितना है, क्यू ई सदिश, माइनस के आवेश पर कितना है, माइनस का क्यू ई सदिश। यही तो है। दोनों को देखो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0। ये बात ध्यान में रखिएगा कि द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल 0 होता है, कब, समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए, ठीक है। अपना तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फ्रेम पूरी चेंज हो चुकी है। वो मिट गया था, मेरे को बाहर निकलना पड़ा तो वो सारी चीजें मिटा दी। लेकिन इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि किसी भी द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल 0 होता है जब वो कहाँ रखा हुआ हो, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ हो। तो वो लाइन मैंने वहां पे नहीं लिखी है तो मैं लिख देता हूं, जस्ट वहीं से ही कंटिन्यू कीजिएगा बच्चों। क्या लिखना है आपको, समरूप विद्युत क्षेत्र, ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या भाई, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कार्यरत परिणामी बल, परिणामी बोल रहा हूं, एक आवेश पर नहीं, परिणामी बल, कार्यरत परिणामी बल सदैव 0 होता है, सदैव 0 होता है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यदि द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बलाघूर्ण की। अब हमारे पास में पॉइंट है बलाघूर्ण, टॉर्क कैलकुलेट करना है बच्चों। अब बलाघूर्ण के लिए मेरे को इस डायग्राम में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। वो क्या चेंजेस है वो समझिए बच्चों। देखिए, एक बल ऐसा लग रहा है, एक बल ऐसा लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसको घुमा देगा, है ना। एक एग्जांपल समझिए, जैसे ये एक बॉटल है अपने पास में, इस बॉटल को ऐसा रखा हुआ है, एक बल इधर लगाओ, एक बल इधर लगाओ, तो ये बॉटल ऐसा घूम जाएगी क्या, घूमेगी ये बॉटल, इतना तो क्लियर है, ठीक। अगर ये बॉटल घूमेगी तो मतलब घूर्णन गति कर रही है। कैसी गति करेगी, घूर्णन गति करेगी, ठीक। तो घूर्णन कराया किसने, आंसर है इन दो बलों ने।
ये जो बल युग्म इसके ऊपर कार्य कर रहा है, ये बल युग्म इसको क्या करवा रहा है, घूर्णी गति प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो इस बल युग्म के प्रभाव से जो आघूर्ण जनरेट हुआ है इसमें, उसे हमें कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल सा है टॉर्क को कैलकुलेट करना। एक चीज आपने कभी पढ़ी होगी, बता देता हूं मैं। टॉर्क इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा होगा आर एफ साइन थीटा, परिमाण में, है ना, दिशा में एन कैप लगा लीजिएगा। ठीक है, आर क्रॉस एफ भी आपने ऐसा पढ़ा होगा। बलाघूर्ण का फॉर्मूला 11th में जो आप पढ़ते हुए आए हैं वो ये है, आर क्रॉस एफ। इस चीज को ध्यान में रखो, है ना। यहां पर वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो देखिए। इसके लिए हमने क्या किया वो समझिए। साइन थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला कि ये डायग्राम इतना ही था, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये है जो मैंने लिख दी है, यहाँ पर मैं सदिश लगा देता हूँ। ये और ध्यान में रखिए कि ये दूरी ए से लेकर बी तक की दूरी 2a है। क्या है बच्चों, 2a। अब देखो एक त्रिभुज बना लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान होगी। ठीक, तो ये A है, ये B है, इस वाले पॉइंट को मैं C बोल देता हूं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। क्लियर है ये बात? क्या त्रिभुज कौन सा है, ABC है, और इस त्रिभुज में अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। बलाघूर्ण का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है वो समझिए। बलाघूर्ण को हम लिखते हैं टो बराबर होता है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर लगने वाला बल। जब आप किसी पिंड को घुमा रहे हो तो यहाँ पर भी बल लगेगा और यहाँ पर भी बल लगेगा, तो अब किसी भी एक पॉइंट के ऊपर लगने वाले बल को देख लीजिए। दोनों बल वैसे समान परिमाण के होने चाहिए, तो हमने बोला कि कोई भी एक बल, तो बल को किससे गुणा करो, ये जो दोनों बल कार्य कर रहे हैं इन दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी से, जिसे इंग्लिश में हैंडल बोलता है। तो एक बल ऐसा, एक बल ऐसा, तो हमने क्या किया, इनकी क्रिया रेखाओं को, इसकी क्रिया रेखा कैसी है, ऐसी, इस लाइन में काम कर रहा है, इसकी क्रिया रेखा कैसी है, ऐसी, इस लाइन में काम कर रहा है। अब इनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी ये है क्या, इससे गुणा करना पड़ेगा बच्चों। क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी से गुणा करना पड़ेगा, यही बलाघूर्ण होता है। उन्होंने लिखा बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी, क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। अब क्या होगा बच्चों वो समझिए। बल कितना है, परिमाण में काम कर रहे हैं बच्चों। अभी तक हम सारा का सारा काम किस में कर रहे हैं, परिमाण में, मैग्नीट्यूड में काम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा बल को हम लिखेंगे F। ठीक है, कोई भी ले लेंगे, QE ले लेंगे, परिमाण में तो काम करना है, गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी, ये है क्या बच्चों, BC। तो इसको किससे गुणा किया जाना चाहिए, BC से। आप इस डायग्राम के बगल में ही BC कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सिंपल है। एक त्रिभुज जिसमें कोण थीटा यहाँ पर है, तो सामने वाली भुजा बच्चों लंब होगी। ठीक है, और लंब को कैलकुलेट करने का तरीका होता है साइन थीटा से। किससे बच्चों, साइन थीटा से। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब है BC और आधार कर्ण, सॉरी बच्चों, है ना, लंब बटा कर्ण। कर्ण क्या है बच्चों, AB यही होगा। चलिए, BC हमें कैलकुलेट करना है। AB की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 2a है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। तो बताओ BC बराबर क्या हो जाएगा, 2a sin थीटा होगा। 2a किससे गुणा होगा, साइन थीटा से। क्लियर है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो हमने लिखा टॉर्क इज इक्वल्स टू, क्या होना चाहिए, तो बल को हमने लिखा QE गुणा BC जो है 2a sin थीटा। ठीक है, इसे थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए तो टो इज इक्वल्स टू हो जाएगा, Q को हमने मल्टीप्लाई किया 2a से, Q को 2a से, और E को बाद में लिख दिया।
और यहां पर साइन थीटा है। डन हुआ। चलिए Q इंटू टू आप सभी को पता है क्या होता है। क्या होता है बच्चों? द्विध्रुव आघूर्ण, इसे हम क्या बोलेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण है, और इसे प्रदर्शित किया जाता है P से, गुणा होगा E से और साइन थीटा से। ये बलाघूर्ण है PE साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं इसे सदिश रूप में लिखूं तो ये बात ध्यान में रखिए, जब साइन थीटा आता है तो हम लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट, तो P सदिश क्रॉस E सदिश। इस चीज को ध्यान में रखना, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सूत्र बलाघूर्ण का है, विद्युत बलाघूर्ण का है, तो ये तो बराबर P क्रॉस E। ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है E क्रॉस P सदिश। बताओ क्या ये दोनों बराबर है? सदिशों में बराबर नहीं होते बच्चों, दोनों की दिशा विपरीत है। ठीक है, तो ये नहीं है, ये है, ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, तो क्या होता है? टो बराबर PE साइन थीटा परिमाण में और सदिश रूप में P क्रॉस E सदिश लिखा जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर? और थीटा किस किस के बीच का कोण है? थीटा द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के मध्य का कोण है। ध्यान में रखिएगा, इन दोनों के बीच का कोण है थीटा। ठीक, मैं लिख देता हूं यहां थीटा कोण P तथा E के मध्य बनता है। अब चूंकि ये सदिश राशि है तो सदिश का कोई ना कोई दिशा तो कैलकुलेट किया जाएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ये बात ध्यान में रखना, ये बलाघूर्ण इसके भी लंबवत होना चाहिए और ये बलाघूर्ण इसके भी लंबवत होना चाहिए। एक लंबवत सदिश है ये, किसके? इन दोनों के, इन दोनों से 90 डिग्री बनाना चाहिए। तो आप गौर कीजिए कि P ऐसे काम कर रहा है डायग्राम में, P ऐसे काम कर रहा है, ये P सदिश। विद्युत क्षेत्र ऐसे काम कर रहा है E, और इन दोनों के बीच में थीटा है। तो जब आप P और E के कारण बलाघूर्ण देखेंगे तो या तो वो बलाघूर्ण ऐसा बाहर जाता हुआ होगा या बलाघूर्ण ऐसा अंदर जाता हुआ होगा। ठीक, अब P से E की ओर चलूं, P से E की ओर राइट हैंड स्क्रू ला लो, राइट हैंड स्क्रू ला या फिर कॉर्क स्क्रू ला हम जिसे बोलते हैं, दक्षिणावर्त पेच नियम। ठीक, इसको सिंपल सा तरीका है बच्चों, ये जो अंगुलियां है ना वो पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर लेकर के जाओ। राइट हैंड की अंगुलियों को, कौन से हैंड की? राइट हैंड की अंगुलियों को, देखने का तरीका बता रहा हूं मैं। राइट हैंड की अंगुलियों को पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर लेके जाओ, जैसा ये लिखा हो ना वैसा लेकर के जाओ। तो हम बोले P से E की ओर लेके गए, तो P से E की ओर, तो ये अंगूठा कहाँ गया? अंदर की ओर। तो फिर बलाघूर्ण कहाँ की ओर काम करेगा? लंबवत और अंदर की ओर काम करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जिसे प्रदर्शित करने का तरीका ऐसा है, यूं इसे ऐसा प्रदर्शित करेंगे, लेकिन ये ऐसा नीचे नहीं है, ये बता रहा है कि कहाँ की ओर काम कर रहा है? अंदर की ओर काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो हम लिखेंगे तो मतलब बलाघूर्ण की दिशा दक्षिणावर्त पेच नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अभी तो काम करना बाकी है अपना, इस चीज को उतारो। मैं वीडियो को एक बार और चेक कर लेता हूं, इसे जल्दी से उतार लीजिए, इसे जल्दी से उतारें। अभी अपना थोड़ा सा काम जो है बाकी है बच्चों। उम्मीद करता हूं ये चीज उतार ली होगी आपने, है ना? तो आगे चलते हैं बच्चों। अब इसके बाद में कुछ एक कंडीशन है जिससे एग्जाम में लगातार सवाल पूछे गए हैं, तो वो कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई द्विध्रुव जो है वह समरूप विद्युत क्षेत्र में होता है
तो उस पर लगने वाला बल सदैव शून्य होगा, लेकिन उस पर बलाघूर्ण कार्य करेगा। ठीक है, लेकिन उस पर क्या काम कर रहा है? बलाघूर्ण। देखो, क्योंकि बलाघूर्ण का फॉर्मूला निकाला है हमने, अभी निकाला है नहीं निकाला है? टो बराबर क्या बच्चों? पीई साइन थीटा। भूलिएगा मत इस चीज को। अब हम काम करते हैं स्पेशल कंडीशन के ऊपर। तो कंडीशंस देखिए। फर्स्ट केस क्या है बच्चों? स्थायी साम्य अवस्था। स्थायी साम्य अवस्था। स्थायी साम्य अवस्था क्या है? जब थीटा का मान बच्चों 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। थीटा का मान 0 डिग्री मतलब पी भी इसी दिशा में काम कर रहा है और विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में, दोनों एक ही दिशा में। मतलब पी भी इसी दिशा में और विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में, दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या है? जब द्विध्रुव आघूर्ण एवं विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? समांतर होते हैं। ठीक है, तब क्या होगा? तो आप गौर करेंगे, जब थीटा बराबर 0 है तो बलाघूर्ण बराबर क्या होगा? पीई साइन 0। यही होगा क्या? तो फिर बलाघूर्ण टो बराबर कितना होगा? 0, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है, इसलिए बलाघूर्ण भी 0 होगा। ठीक, तो बल तो पहले से ही 0 था, बलाघूर्ण भी 0 होगा। कब? जब ये दोनों एक ही दिशा में काम करेंगे। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों समांतर होते हैं तब बलाघूर्ण 0 प्राप्त होता है या 0 होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब ये पूछता है कि द्विध्रुव में स्थायी साम्य अवस्था की कंडीशन लिखिए। स्थायी साम्य अवस्था की कंडीशन क्या है? जब थीटा बराबर 0 हो, अर्थात जब द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समांतर होते हैं, वही स्थायी साम्य अवस्था की कंडीशन है। ठीक है, अब देखो आगे सेकंड केस है अधिकतम बलाघूर्ण का। अधिकतम बलाघूर्ण का है। अधिकतम बलाघूर्ण कब प्राप्त होता है? जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। तो जब आप थीटा बराबर 90 डिग्री देखते हैं तो टो बराबर कितना होगा? पीई साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है। साइन थीटा में सबसे अधिक मान 1 ही होता है, वो कब प्राप्त होता है? साइन 90 का। तो ये टो बराबर आएगा बच्चों पीई, और ये बलाघूर्ण का अधिकतम मान है, इससे अधिकतम मान संभव नहीं है। ध्यान में रखिएगा कि बलाघूर्ण कब अधिकतम होता है? जब ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जब P और E के बीच में कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है, या फिर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो मैं लिख देता हूं इस चीज को कि जब P तथा E एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तब बलाघूर्ण अधिकतम होता है। तब बलाघूर्ण अधिकतम होता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, और लास्ट और थर्ड केस बच्चों क्या भाई? अस्थायी साम्य अवस्था। अस्थायी साम्य अवस्था कब होती है? तो ये वैसे पूछी जाती नहीं है, लेकिन तो भी समझिए,
जब दोनों विपरीत दिशा में काम कर रहे हो, मतलब P तो इस तरफ काम कर रहा हो और विद्युत क्षेत्र इस तरफ काम कर रहा हो, द्विध्रुव आघूर्ण ऐसा, विद्युत क्षेत्र ऐसा, दोनों के बीच का ये जो कोण है ना, ये कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक, तब क्या होगा बच्चों, समझिए, थीटा बराबर जब 180 डिग्री होता है तब टो बराबर लिखा जाएगा PE साइन 180। साइन 180 का मान भी जीरो ही होता है, तो बलागुण इस केस में भी जीरो होता है। और इसको लिखा कैसे जाएगा? जैसे हमने बोला कि ये दोनों समांतर होते हैं साम्यावस्था में, स्थायी साम्यावस्था में, तो अस्थायी साम्यावस्था में इसे क्या लिखा जाए? तो हम बोलते हैं ये समांतर तो है लेकिन विपरीत दिशा में, तो इसे बोलते हैं प्रति समांतर। सदिशों में इस चीज को क्या बोलते हैं? प्रति समांतर। कि समांतर तो है लेकिन विपरीत दिशा है, इसलिए बोला जाएगा प्रति समांतर। ठीक है, एंटी पैरेलल इंग्लिश में। तो जब P तथा E एक दूसरे के क्या हो? प्रति समांतर होते हैं, तब भी हेलो ओके, तो शायद लास्ट वाला थोड़ा सा भाग कट गया होगा जब मैं बोल रहा हूँगा, तब भी बलागुण शून्य प्राप्त होता है, ये मैंने कहा था। अब देखिए बच्चों, इतनी देर तक हमने जो कार्य किया है वो समरूप विद्युत क्षेत्र में किया है ना। हमने अभी तक असमरूप विद्युत क्षेत्र को डिस्कस नहीं किया है, जनरली वो देखा भी नहीं जाता है। लेकिन चूंकि अब NCERT सिलेबस के अंदर असमरूप विद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है और वो बहुत बढ़िया चीज है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब कोई भी द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में है तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, चाहे उसको कैसे भी रख लो, चाहे द्विध्रुव ऐसा हो, चाहे द्विध्रुव ऐसा हो, चाहे द्विध्रुव उल्टा हो, मतलब प्लस वाला इस तरफ और माइनस वाला इस तरफ हो। ठीक है, कैसे भी रख लो द्विध्रुव को, कहां पर? समरूप विद्युत क्षेत्र में, उस पर बल तो जीरो ही लगेगा। हाँ, बल आघूर्ण जो है उसका मान चेंज होता रहेगा। तो कुल मिलाकर के हम बोलते हैं कि बलाघूर्ण काम करता है लेकिन बल शून्य होता है। कब? समरूप विद्युत क्षेत्र में। अब अगर हम बात कर लें असमरूप विद्युत क्षेत्र में, किसमें बच्चों? असमरूप विद्युत क्षेत्र में। और असमरूप विद्युत क्षेत्र में हम सिर्फ बल को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बलाघूर्ण तो काम करेगा, बलाघूर्ण में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बलाघूर्ण तो काम करेगा ही करेगा, वो जीरो नहीं है ना। वो तो स्पेशल कंडीशन है जब वो जीरो होता है। कौन सी? ये एक तो थीटा बराबर जीरो और एक थीटा बराबर 180 डिग्री, इसके अलावा बलाघूर्ण शून्य नहीं होता। ये तो स्पेशल कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि बलाघूर्ण जो है वो हमेशा काम करेगा, चाहे समरूप विद्युत क्षेत्र हो चाहे असमरूप विद्युत क्षेत्र हो। बल चेंज हो जाता है, असमरूप विद्युत क्षेत्र में बल भी लगने लगता है। कैसे लगेगा वो डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा है, आपकी बुक में एक बहुत सिंपल डायग्राम दे रखा है। मैं पहले इसे ऐसा समझाऊंगा आपको, जैसा ये सामने डायग्राम दे रखा है ना, इसके अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा आपको। यहां पर ये जो समांतर रेखा है ना, इनको भूल जाओ। समांतर रेखाएं दिखाई दे रही है, समांतर रेखाएं प्रदर्शित करती है समरूप विद्युत क्षेत्र को। अब मैं इनको मिटाऊंगा तो डायग्राम वापस से बनाना पड़ेगा, मैं वो नहीं चाहता हूं, मैं वो नहीं चाहता। ठीक है, मैं आपको इसी में समझाऊंगा, बस ये भूल जाना कि ये लाइनें नहीं है ना, ये समांतर रेखाएं नहीं है। असमरूप विद्युत क्षेत्र, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनटू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझिए, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। कैसे भैया, वो समझो। इस तरफ अगर आप देखोगे, इस तरफ विद्युत क्षेत्र E2 है ना, और इस तरफ विद्युत क्षेत्र E1 है। ये E1 कम है, E2 ज्यादा है ना। E2 का मान जो है वो ज्यादा है, किससे? E1 से। कुल मिलाकर के जब हम E1 से E2 की ओर जा रहे हैं, कहां से? E1 से E2 की ओर, तो विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है। तो इधर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, इधर विद्युत क्षेत्र कम। क्लियर है?
तो प्लस वाले आवेश पर कितना बल लगेगा वो देखो। तो मैं बोला प्लस वाले आवेश पर लगेगा QE2, E2 था ना यहाँ पर, तो इस तरफ तो E2 था तो QE2 लिखूंगा, और माइनस वाले पे कितना लगेगा, QE1 लगेगा। क्लियर है? E1 और E2 दोनों ही अलग अलग है, तो परिणामी बल क्या होगा, तो हमने बोला F रिजल्टेंट देखो या F नेट देखो, तो होगा प्लस पे लगने वाला बल प्लस माइनस Q पे लगने वाला बल, यही तो फैक्ट है। चलिए, जब हम ऐसा देखते हैं तो हमने क्या गौर किया, हमने गौर किया कि प्लस Q पर है QE2 और इस पर है QE1 और यहाँ पर माइनस लग रहा है ना, तो फिर यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा QE2 माइनस E1 नेट फोर्स इसी तरीके से लगेगा, लेकिन लग रहा है ना। और इस बल की दिशा कहाँ की ओर होगी, तो जो ज्यादा विद्युत क्षेत्र है उस ओर होगी, है ना। कहने का मतलब ये है, ये बल भी परिणामी कहाँ की ओर लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। एफ नेट भी कहाँ की ओर लगेगा, इस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। ये बात ध्यान रखना, परिणामी बल कहाँ की ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। ठीक है, देखा जाए तो द्विध्रुव आघूर्ण भी इसी तरफ है। तो ये समझ में आया, लगेगा क्लियर है। चलिए आगे चलो, कुछ उल्टा कर दिया जाए, मतलब ये माइनस वाला उठा करके इधर रख दो और प्लस वाला इधर रख दो। अब क्या है, माइनस वाला आवेश इधर है, अरेंजमेंट को चेंज कर देते हैं, और प्लस वाला इधर। अब क्या होगा, प्लस के क्यू पर कहाँ की ओर लगेगा बल, इस तरफ लगेगा। अरे विद्युत क्षेत्र की दिशा में तो लगना चाहिए, और विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी ही है, यूं ही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी तरफ मान रहा हूं मैं। ठीक है, और वही वाली बात है, E1 कम है और E2 ज्यादा है, ये बात और ध्यान में रखना। तो इसके ऊपर लग रहा है QE1 और ये कम है, ये कम है। ठीक, इस पे देखो, इस पे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में QE2, वो भी कैसा, माइनस का। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है, ऐसी है, ये बात और ध्यान में रखें, ये दिशा है विद्युत क्षेत्र की। ठीक, तो परिणामी बल क्या होगा, वापस से परिणामी बल इतना ही आएगा, F नेट कितना, QE2 माइनस E1, लेकिन E2 जाता है, E2 जाता है तो परिणामी बल भी इस तरफ काम करेगा, यूं। ठीक है, तो आप गौर करेंगे कि परिणामी बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करेगा। अगर आप किसको चेंज कर देते हो, अरेंजमेंट को चेंज कर देते हैं, द्विध्रुव के अरेंजमेंट को चेंज कर देते हैं। बात समझ में आई, द्विध्रुव का अरेंजमेंट चेंज करना मतलब, पहले द्विध्रुव आघूर्ण ऐसा था बच्चों, अब द्विध्रुव आघूर्ण ऐसा है, विपरीत कर दिया। तो द्विध्रुव आघूर्ण को चेंज करने पर परिणामी बल की दिशा भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है। लेकिन बल तो लग रहा है क्या, बल तो लग रहा है क्या, तो ये निश्चित कर लीजिए कि जब भी समरूप विद्युत क्षेत्र में, कहां पर बच्चों, समरूप विद्युत क्षेत्र में किसको रखा जाए, द्विध्रुव को रखा जाए। असमरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखा जाए तो उस पर कोई ना कोई बल तो काम करेगा, चाहे कम करे चाहे ज्यादा करे, लेकिन बल तो काम करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इसे समझाने के लिए ये टॉपिक डालना है आपको, असमरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल, क्योंकि बलागुण तो काम करेगा ही करेगा। अब इस टॉपिक को समझाने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम हम यूज करेंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को नहीं लेंगे, बहुत सिंपल सा टास्क करेंगे। क्या भैया, तो हमने बोला हमारे पास में एक द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव मानो, ये द्विध्रुव का माइनस का Q आवेश और ये द्विध्रुव का प्लस का Q आवेश। ठीक है ये बात। फिर इस तरफ विद्युत क्षेत्र E1 मान लीजिए, इस तरफ विद्युत क्षेत्र E2, समझाने के दृष्टिकोण से, और विद्युत क्षेत्र बढ़ते हुए बढ़ता हुआ विद्युत क्षेत्र है ना, तो कुल मिलाकर के E1 कम है, E2 ज्यादा है। तो मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं कि E2 इज मोर पावरफुल देन E1। ठीक है, चलिए बल कैसे लगेगा, तो बल हम बोले, हाँ द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, और देखो द्विध्रुव आघूर्ण ऐसा, ये P की दिशा है,
विद्युत क्षेत्र की दिशा और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा समान है। ठीक है, इस केस में बल कैसे लगेगा, तो हमने क्या बोलना है, समझना इस चीज को। हमने ये बोलना है बच्चों कि इस पे बल लगेगा ऐसा, माइनस का QE1, ठीक है, और इस पे बल लगेगा ऐसा, थोड़ा सा बड़ा बनाए, QE2। क्यों? क्योंकि E2 ज्यादा था, है ना। ये तो F है माइनस के Q आवेश पर, और ये F है प्लस के Q आवेश पर। डन हो गया। परिणामी F नेट कहाँ की ओर काम करेगा वो और देखो, तो आप देखेंगे ये ज्यादा है ये कम है, तो ये F नेट भी इसी तरफ काम करेगा, F नेट बल, ठीक है, ऐसा इस तरफ काम करेगा। मतलब परिणामी बल द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही काम करेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। और परिणामी बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में काम करेगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है बच्चों कि, और असमरूप विद्युत क्षेत्र है, ये ध्यान रखना। जब किसी असमरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को इस प्रकार रखा जाए कि द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या है, समांतर है। P और E की दिशा क्या है, समांतर है, एक दूसरे के समांतर होते हैं, तब द्विध्रुव पर परिणामी बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही कार्य करता है, ध्यान रखें। और ये F नेट बल कितना है इस बार, तो हमने लिखा QE2 माइनस E1, ध्यान में रखें, ठीक, क्लियर हुआ। अब आगे देखो, हाँ ओके, अब क्या करें, अरेंजमेंट को चेंज करते हैं। तो ये केस 1 डाल दीजिएगा, केस फर्स्ट। आप केस सेकंड को देखो, केस सेकंड में इसको उल्टा कर दो ना, इसको उल्टा कर दिया तो मतलब ये प्लस का Q और ये माइनस का Q, ठीक है। अगर ऐसा होगा बच्चों तो प्लस के और इधर विद्युत क्षेत्र क्या है, E1 है, इधर विद्युत क्षेत्र क्या है, E2, और वही वाली बात, E2 इज मोर पावरफुल देन E1, और ये विद्युत क्षेत्र वास्तविकता में ये दिशा है, बढ़ते हुए क्रम में है ना, ये बढ़ते हुए क्रम में है विद्युत क्षेत्र के। तो हम देखेंगे कि प्लस के आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा ऐसा, ये प्लस के आवेश के ऊपर लगने वाला बल है, प्लस का Q, और माइनस के आवेश में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, और ये बल ज्यादा है क्योंकि यहां पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, ठीक है। तो वे परिणामी बल कहां की ओर कार्य करेगा, यू इस तरफ, F नेट। F नेट की दिशा देखोगे तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत है बच्चों, विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही कार्य करेगा। जहां द्विध्रुव आघूर्ण है उसी दिशा में F नेट काम कर रहा है, यहां पर भी जहां द्विध्रुव आघूर्ण है उसी दिशा में F नेट काम करेगा। तो ये एक लॉजिक बन गया कि परिणामी जो बल है विद्युत बल, वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को अनुपालन करने की कोशिश करता है, उसकी दिशा में जाने की कोशिश करता है, ठीक है, ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन ये निश्चित हो गया ना कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है,
ये तो क्लियर है, ठीक। हाँ, ये बल F नेट लगेगा कितना, ध्यान में रखना, प्लस के क्यू पर लगने वाला बल प्लस माइनस के क्यू पर लगने वाला बल। प्लस के क्यू पे कितना लग रहा है, क्यू E1, ठीक है, और माइनस के क्यू पे कितना लग रहा है, माइनस का क्यू E2, ठीक। इस बार क्या लिखेंगे, F नेट बराबर क्यू E1 माइनस E2, और जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो ऐसा जा रही है, यू, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो हमने क्या लिखना है वो समझिए, जब P तथा E एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं। देखो ये बल माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि E1 कम है, E2 ज्यादा है, ये बात और ध्यान में रखिएगा। जब E तथा P एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं, विपरीत दिशा में है ना, P इधर काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है, तब परिणामी बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है। अब इस पूरी रामायण का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना था, एक ही लाइन, कि समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव है, बल शून्य, वैद्युत बल शून्य, और असमरूप विद्युत क्षेत्र में है तो फिर बल शून्य नहीं होता, उस पर कुछ ना कुछ बल कार्य करता है। इस पूरी रामायण का मतलब सिर्फ इतना ही था, ठीक है। चलो इस चीज को उतारो, फिर देखते हैं। उतार लीजिए, ये चीज समझ में आ गई ना कि बल कैसे कार्य कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये चीज उतार लिया होगा। उतार लिया है? अब एक लाइन नोट लगा करके लिख लीजिए, नोट लगा करके और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा करके लिख लीजिए। क्या भाई, लिखो जल्दी से, कि जब कोई विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तब उस पर कार्यरत बल शून्य होता है, जबकि बलाघूर्ण कार्य करता है। मतलब कुछ ना कुछ बलाघूर्ण लगेगा। लेकिन असमरूप विद्युत क्षेत्र में, कौन से में? असमरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण दोनों ही कार्य करते हैं, ठीक है ये बात। चलिए, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।